सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम हम बात करेंगे कराची की, जिसे कहा जाता है रोशनियों का शहर, जो घिरा हुआ है चारों तरफ से समंदर के दरमियान। लेकिन कराची की ये खूबसूरती और ये माहौल अब तबाह होता जा रहा है। हालिया दिनों में होने वाली बारिशों ने कराची को तबाह करके रख दिया और हमने देखा कि सैलाब जैसी सूरत हाल कराची में नजर आई। बुनियादी वजह क्या थी? वफाकी हुकूमत क्या करती रही, सिंध हुकूमत क्या करती रही, और बल्दियाती निज़ाम की अगर बात की जाए तो वहाँ बल्दियाती जो इंतज़ामी लोग हैं, जो इंतज़ामी उमूर के लोग हैं, वो क्या करते रहे? कराची के नदी नाले बहते रहे, कराची के लोग डूबते रहे, सानियात होते रहे। लेकिन अगर नज़र आए तो सिर्फ बयानात और सिर्फ बयानात। इन बयानात की अहम वजह क्या थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रियासत मदीना के दावेदार जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दौरा कराची किया। उस बड़े अहम ऐलानात किए, बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। उस मुलाकातों में अगर कोई चीज़ सामने आई तो वो था कराची का बड़ा तरक्याती पैकेज, जिसे कहा गया कि 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची को दिया जाएगा, जो आइंदा 3 सालों के लिए उस पर काम किया जाएगा। इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ का दौरा रहा कराची में, उस दौरे की अहम वजूहात क्या थी जो ठीक वज़ीर आज़म के दौरे से पहले किया गया। अब एक और जो मंजर आम पर चीज़ें नजर आती जा रही हैं कि कुछ नुकाती एजेंडाज के ऊपर एपीसी मुनक्किद की जा रही है। 20 सितंबर को होने वाली एपीसी में क्या एजेंडाज होंगे और वो हुकूमत पाकिस्तान को कितना टफ टाइम देंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कराची के बड़े अहम गेस्ट, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर तजियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब ज़ुहैब साहब। ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ज़ुहैब जरदारी साहब, आपका ताल्लुक वैसे तो सिंध से है और आपकी पूरी गहरी नज़र पूरे मुल्क की सियासत के ऊपर भी है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर अगर सिंध की बात करें, कराची की बात करें, तो क्या देख रहे हैं कि कराची में जो वज़ीर आज़म का दौरा रहा, हालिया बारिशों की जो तबाही रही, उसमें बड़े बड़े ऐलानात किए गए। तो 1100 अरब रुपए का पैकेज, इसकी पहले जो कहानी ज़रा समझाएं, ये है क्या और हकीकतन कराची में हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, आपने टाइम दिया और मेरे इस्लामाबाद आने का, और उस पर मौके पर आपने मुझे इस अहम मौजू पर, और मैं चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास जिस अंदाज से मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हैं उससे। पहली बात, जब हम बारिशों की बात करते हैं तो जो मैं क्योंकि पिछले 16-17 साल से कराची में रह रहा हूँ, तो कराची में जो इस हालिया ये जो बारिशें हैं, ये पिछले 100 साल में बारिशें नहीं हुई हैं। यानी कि 230 मिलीमीटर बारिश जो है वो 100 साल तक भी कराची में नहीं हुई। तो ज़ाहिर है बारिशें होंगी तो ये तबाहियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और इस बार आप देखें पूरे मुल्क में वो मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। लेकिन उसको फोकस इसलिए रखते हैं क्योंकि कराची हब है, एक सोशल हब है हमारा, और इकोनॉमिकल हब है हमारा इस मुल्क का, और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं इस शहर पर, इसलिए हर छोटी चीज़ यहाँ की जो है वो बड़ी नज़र आती है हमें, और उसकी ज़ाहिर इम्पोर्टेंस भी है एक चीज़। पहले बात तो हमें ये समझना होगा कि कराची के इन हालात की वजूहात क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो अभी तो चले 12-13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन कराची पीपल्स पार्टी के अख्तियार में कभी नहीं रहा। अभी भी आप देखें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वहाँ पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं। लोकल सिस्टम जो है, जितने भी टाउन हैं सवाए को एक आध टाउन के, बाकी सारे टाउन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थे, मेयरशिप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थी। आपने ख़ुद देखा कि 4 सालों में सिंध हुकूमत ने मेयर साहब को कितने अरब रुपए दिए, लेकिन वो हर बार यही कहते थे कि मेरे पास अख्तियारात नहीं। सब ने तबाही की फैलाई है कराची के अंदर। कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी भी सही माना में उस पर काम ही नहीं किया गया। और उसके अलावा कराची में पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है। कराची सिंध का शहर तो है, सिंधियों का शहर तो है, लेकिन अब पूरा वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरे मुल्क के लोग, जो पसमानदा इलाकों के लोग हैं, जिनको रोज़गार के इश्यूज़ हैं, वो सब कराची की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए कराची किसी दुबई से कम नहीं है। वो जो अर्बनाइजेशन हो रही है, ज़ाहिर है उससे भी बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो इनका जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि जो MQM पीपल्स पार्टी पर डाल देती है, पीपल्स पार्टी MQM पर डाल देती है, या फिर ये दोनों PTI पर डाल देते हैं, सब इसके ज़िम्मेदार हैं। सब ने वहाँ लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया। कराची में 40 साल तक तो कराची दहशतगर्दी के जद में रहा, और वो कौन करता रहा, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर
जो ड्रेनेज के हम बात करें, जो हालिया बारिशों के हवाले से, कराची के अंदर सैकड़ों ऐसे नाले मौजूद हैं जहां इस वक्त 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, नीचे नाला है। वो आपको सिंध सेक्रेटरीट का एक हिस्सा है जो उस नाले के ऊपर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई हैं, लेकिन तजावज़ात वहाँ हटाई नहीं जा रही हैं। नाले जो किसी ज़माने में बहुत बड़े, जैसे आपके यहाँ इस्लामाबाद में नाले, इस्लामाबाद में बारिशें कराची से ज़्यादा होती हैं। मैं भी यहाँ 4 साल रहकर गया हूँ, बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन पानी कुछ ही देर के बाद निकल जाता है, क्योंकि आपके पास सीवरेज का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। कराची के नाले आपके इस्लामाबाद के नालों से 10 गुना बड़े होते थे किसी ज़माने में। अब वो नाली बन गई एक छोटी सी, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने बिल्डिंगें बना दी। किसके कहने पर, किसकी इजाज़त से बनाई है, ये सब पता है। जिसका इक़्तिदार होता था उसी के लोग उस पर कब्ज़ा करते थे। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और उसके अलावा हमेशा ये हमने देखा है, कराची के अंदर जो भी इशू हो, जितने भी मसाइल हैं, वो क्या मुल्क के दूसरे शहरों में नहीं है? क्या लाहौर के मसाइल कराची के मसाइल से अलग हैं? कोयटा, पेशावर या छोटे बड़े दूसरे हमारे शहर हैं, उनके मसाइल और कराची के मसाइल अलग हैं? नहीं। लेकिन जब भी कराची का कोई मसला आता है तो उस बात को हम एक दूसरे पैराए में लेकर जाते हैं, या लिसानियत की तरफ ले जाया जाता है। MQF कहती है अलग सूबा बनाओ, PTI कहती है इसको वफाक के हवाले करो, पीपल्स पार्टी कहती है हम मरसूं सिंध रेसू। ये सारी जो गेम होती है सिर्फ इस बुनियाद पर आकर रुकती है, कराची में बारिश हो वफाक के हवाले करो, कराची में बिजली का मसला है अलग सूबा बनाओ। भाई यार ये किस तरह की चीज़ें, बारिश आप ये कह रहे हैं जी, इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं ज़ुहैब साहब कि सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, इससे ना शहर का मसला हल हो रहा है ना सूबे का मसला हल हो रहा है। ये फरमाया कि जैसे आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी MQM पे डाल रही है, MQM PTI पे डाल रही है, आपने MNS का जिक्र भी किया, क्योंकि वज़ीर आला इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सिंध में, जिनकी बादशाहत है, और सालों से ये सिलसिला चलता है कि सिंध की जो वजारत आला का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी के पास होता है। अब हुकूमत की वफाक की सिंध के साथ नहीं बन रही। जो दौरा भी हमने देखा इमरान खान साहब का, इस दौरे को आप पॉलिटिकल नज़र से किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान वफाक और सिंध में टकराव तो है। अब 1100 अरब रुपए के पैकेज का जो ऐलान किया गया, इसके हक़ाइक़ क्या हैं और हकीकतन हो क्या रहा है? कि एक बार फिर सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हाँ, लॉलीपॉप है, लेकिन वो थोड़ा साइज़ से बड़ा, क्योंकि 1100 अरब रुपए जो है ना वो बड़े वहाँ महसूस हो रहे हैं। और PTI के जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान हैं, उन्होंने तो बड़ा इस पर बढ़ चढ़ कर शोर मचाया कि देखो वज़ीर आज़म साहब ने ये 1100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया है। तो ये महज अभी तक ऐलान ही है, लेकिन इसमें 800 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के होंगे, 300 अरब रुपए वफाक की हुकूमत देगी, लेकिन सिर्फ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के। कुछ ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसमें मतलब ग्रीन लाइन हो गई, अपना सर्कुलर रेलवे हो गया, पानी के कुछ मंसूबे हैं, सीवरेज के कुछ मंसूबे हैं। ये इसमें फ़र्क ये हुआ है कि ये दोनों हुकूमतें अब मिलकर कराची पे काम करेंगी, जिसके हवाले से एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब की निगरानी में नोटिफाई कर दी गई है, जिसमें वफाक के भी नुमाइंदे शामिल हैं, NDMA के भी नुमाइंदे शामिल हैं। तो ये एक पहली बार हमें ज़रूर वर्किंग रिलेशनशिप नज़र आई है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे वज़ीर आज़म साहब जितनी बार भी कराची आए चीफ मिनिस्टर साहब से नहीं मिलते थे। ठीक है, वो वज़ीर आज़म साहब हैं, सबके वज़ीर आज़म हैं, वो उनके भी वज़ीर आज़म हैं जहाँ से उनको वोट नहीं मिला। वो बलूचिस्तान, KP, पंजाब और सिंध के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो जब भी आते थे प्राइम मिनिस्टर गवर्नर से मिलते थे, CM से नहीं मिलते। ये पहली बार हुआ कि उन्होंने चले CM साहब को टाइम दिया। लेकिन इसके पीछे ये एक चीज़ ज़रूर हुई है कि कराची चाहे बड़ा शहर है चाहे छोटा शहर है, चाहे जितने उसके मसाइल हैं, लेकिन वो सिंध का कैपिटल है। उसमें अगर ये इस तरह करना है तो फिर आप तमाम प्रोविंशनल कैपिटल्स में इस तरह की कमेटीज़ बनाएं। लाहौर पे भी आप इसी तरह बनाएं कि लाहौर को भी वफाक देखे, पेशावर को भी देखे, कोयटा को भी देखे, लेकिन सिर्फ कराची को ही क्यों? मतलब आप एक तरफ तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस सूबाई हुकूमत की साइज़ छोटी करके उसको सिर्फ कराची तक बताना चाह रहे हैं। एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो बारिशें हुई हैं इस बार, जितनी बारिश कराची में हुई है ना, बाकी सिंध के इलाकों में भी हुई है। तबाही कराची में नहीं आई है। कराची में पानी जमा हुआ, उसके बाद पानी निकल गया, कोई इतने ज़्यादा घर नहीं गिरे, कच्ची आबादियों में गिरे होंगे, कोई इतना नुकसान नहीं था। लेकिन बाकी जो सिंध के इलाके हैं वो उनकी फसलें डूब गई हैं, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों के घर डूब गए। इस वक्त भी लोग सड़कों के किनारों पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, उनका कोई मीडिया पर भी जिक्र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा तबाही उनकी हुई है, उनकी फसलें अभी नहीं बची। वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं गए, वज़ीर आज़म को तो रहने दे। अभी बिलावल साहब भी ने हर ज़िले का विज़िट किया बारिशों के बाद, कहीं कोई ऐलान नहीं किया कि भाई हम इस ज़िले में ये, बस इतना ये कि भाई इतने 20 ज़िलों को जो हम आफत ज़दा करार दे दें और सर्वे कराएंगे। भाई आफत ज़दा फिर सर्वे होगा, इसमें आपको पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। लोग तो एक खाने के एक उसके नवाले के लिए परेशान है, आप वो क्या कर रहे हैं? तो ये जितना भी इस सिंध के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं
उसके मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पर इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो 12 साल से इक़्तिदार में बैठी है और कितना टाइम चाहिए उनको। ठीक है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और चीज़ें बहुत ऐसी हैं। अगर कराची को डिस्कस करने जाएँ, सिंध को डिस्कस करने जाएँ तो फिर वक्त का पता ही ना चले। मैं आपके होने का फ़ायदा उठाते हुए चाहूँगा कि थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासत की बात भी कर लें। जैसा आपने खुद कहा कि सिंध की आपने बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया कि 20 अजला को उन्होंने आफतज़दा करार दिया, किसी किस्म का पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई, वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा नहीं किया, सिर्फ कराची तक महदूद रखा। तो ये बड़े सवालिया निशान हैं जो नज़र आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। और आपने बड़ी गहरी नज़र सिंध पे रखी हुई है, कराची पे रखी हुई है, तो लोग ये जानना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं क्योंकि सिंध एक बड़ा सूबा है, पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन में है और अब एक बार फिर एक बड़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है 20 सितंबर की। 20 सितंबर की इस तारीख को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की सियासी जो मामलात हैं उसमें कोई भूचाल आने वाला है? कभी 2 एजेंडे की बातें की जा रही हैं, कभी एक एजेंडे की बात की जा रही है, जरदारी साहब के रिलीफ की बात की जा रही है, नवाज शरीफ साहब के रिलीफ की बात की जा रही है। ये APC कैसे देख रहे हैं? कामयाब होगी या फिर ये सिर्फ आपको लग रहा है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और निकलेगा कुछ भी नहीं इसमें? जी, ये जो अपोजिशन में जितनी भी जमातें बैठी हैं ये सब एक दूसरे के साथ बैठने के बावजूद भी ये ज़हनी तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत एक नहीं है। अब आपके सामने एक मिसाल है, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने मार्च किया था, धरना दिया था हुकूमत गिराने के लिए, तो सब पहले तो उसके साथ थे, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो सब ने एक एक दिन आकर उधर कंटेनर पर खिताब किया स्टेज पर और चलते बने। जिसकी वजह से हुआ ये कि मौलाना साहब अकेले हो गए और मजबूरन उनको वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अभी भी आप देखेंगे कि आप बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके बीच में अभी तक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ पर ट्रस्ट नहीं करते, बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ पर ट्रस्ट नहीं करते और शहबाज शरीफ इन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि आपके सामने चीज़ें हैं कि बैकडोर इनकी दोनों की हुकूमत के साथ बातें चल रही होती हैं। नवाज शरीफ का जाना कोई महज मेडिकल बुनियादों पर नहीं था, इसके पीछे ज़ाहिर कुछ न कुछ है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि हर पार्टी हुकूमत के साथ किसी न किसी तरह की लेन देन के चक्कर में है। कुछ नहीं होने वाला अपोजिशन के इस पार्टी में पूरे APC में। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ दिन के लिए हम सबको एक नया मौजू ज़रूर मिल जाएगा मीडिया पे, 4-5 दिन ये चीज़ें चलती रहेंगी और शायद कोई ऐलान हो बड़ा जिसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि कोई ये मार्च करने जा रहे हैं, हुकूमत गिराने जा रहे हैं। मौलाना साहब हुकूमत गिराना चाहता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हक़ में नहीं है, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इन अंदर से कोई तब्दीली आ जाए, कोई नया वज़ीर आज़म आ जाए। तो इनके आपस में हम आगे नहीं है, जिसका पहले भी जितनी APC पोजीशन की हुई है उसमें से हमें कुछ नहीं निकला। इसका भी मुझे जो लगता है अल्टीमेटली PTI को फ़ायदा होगा क्योंकि PTI FATF के बिल पे अपोजिशन को एक ज़बरदस्त शिकस्त दे चुकी है और ये अपोजिशन अपनी शिकस्त का दाग धोने के लिए ये APC बुलाकर मामलात को बैलेंस करना चाहती है। बाकी ये अपोजिशन के बिल्कुल क्लियर करना होगा, उसको समझना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत के बावजूद उनको शिकस्त देकर PTI ने ये साबित कर दिया है कि वो अभी तक उसकी हुकूमत मजबूत है। और दूसरी चीज़ जो अपोजिशन के लिए एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो उनके लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके सेनेटर्स और उनके MNA, वो बैठे तो उनकी पार्टी टिकट पर हैं लेकिन पॉलिसी किसी और पे अमल कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान की सियासत पे आपने रखी हुई। जैसे आपने खुद कहा कि APC जितना एजेंडे के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, जितनी बातें की जा रही हैं, तो लग तो यही रहा है कि सिर्फ महज ऐलानात तक ही होंगे। आपने जैसे खुद कहा कि सेनेट की बात की जाए, कौमी असम्बली की बात की जाए, हर जगह अपोजिशन को पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो शिकस्त देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ बड़ी अहम बात जो सबसे ज़रूरी है कि खुदारा मिलकर चलें, जो आवाम के मसाइल हैं उसकी आवाज़ ऐवान में आनी चाहिए। बिल चाहे आपको नीचे दिखाने के लिए मंजूर करवाए जाएँ या हुकूमत को ऊपर करने के लिए मंजूर करवाए जाएँ, लेकिन जो कुछ भी है वो मुल्क और कौम के मफादात के लिए होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।